Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to talk about Section 52 and Section 55 of Indian Evidence Act. So, why are we taking two sections today? The reason being that these sections are quite interrelated. So, the one states the general rule while the other states about the exception of that general rule. So, that's why we are taking these two sections 52 and 55 together. In our previous videos, we have discussed till section 51. So all those who wants to look at the videos, then they can have a look to our playlist of Indian Evidence Act in our channel IVLegal. So starting with section 52, section 52 talks about in civil cases character to prove conduct imputed irrelevant. So basically ये सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 these sections talk about the relevancy of character. किसी इंसान का चरित्र कब रेलेवेंट होगा किसी केस में, वो बताता है सेक्शन 52 टू 55. तो देखो बेसिकली सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक हम रेलेवेंसी की बात कर रहे थे, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होगा कौन सा नहीं होगा. तो अब जब रेलेवेंसी की बात हो रही थी तो सेक्शन 52 टू 55 ये बताता है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा. When does the character become relevant? तो इंसान का चरित्र कब रेलेवेंट माना जाएगा, ये हमने डिवाइड कर दिया सेक्शन 52-55 के अंदर दो केस कैटेगरीज में. पहला, whether the character is relevant in civil cases, दूसरा whether the character is relevant in criminal cases. तो आज हम सेक्शन 52 and 55 में we are going to talk about the relevancy of character in civil cases. Alright, so now talking about relevancy of character in civil cases. देखो अब civil cases मतलब कि क्या, पैसा इन्वॉल्व है, राइट, इतना सबको समझ में आता है. तो बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि जैसे सिविल केस है, ठीक है, मतलब लिबरल या डिफेमेशन का केस होगा या फिर रेंट का डिफॉल्ट किया होगा पार्टी ने, तो सिविल केस फाइल हो गया. अब जब सिविल केस फाइल हो गया है तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट डैमेजेस पे करना होती है. किसको, जब पार्टी हुए जिसको लॉस सफर हुआ है तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगी. अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सिविल केसेस में क्योंकि डैमेजेस ही पे करना होती है तो कैरेक्टर का उतना रेलेवेंस होता नहीं है. So that is the reason कि general rule is in civil cases the character is not relevant. आप ध्यान से सुना कि civil cases के अंदर character का relevance नहीं होता है. But there are certain exception to this general rule in which the character is also relevant. Though there is a civil case but character is relevant. कैसे? जैसे कि suppose in certain situations wherein the character itself is an issue. मतलब सामने वाले का कैरेक्टर ही एक इशू है, वो खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसको कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा. अभी अपन एग्जांपल से समझेंगे. फिलहाल के लिए आप बस इतना मान लो, सिविल केस है, कैरेक्टर इररेलेवेंट है. जनरल रूल एक्सेप्शन है कि कैरेक्टर बिकम्स रेलेवेंट ओनली व्हेन द कैरेक्टर इटसेल्फ इज एन इशू और व्हेन द कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू और व्हेन द कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम एनी रेलेवेंट फैक्ट, देन इन दैट केस दैट कैरेक्टर इज रेलेवेंट. अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज दो पार्टी है, एक लैंडलॉर्ड है एक टीनेंट है, ठीक है. अब यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द टीनेंट फॉर द पर्पस ऑफ एविक्शन फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस. क्यों? ऑन ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट. टीनेंट रेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है, उस कारण लैंडलॉर्ड सूट फाइल कर देता है. सूट फाइल करता है कि ये कोर्ट इसको ऑर्डर दे कि एविक्ट करे हमारी प्रॉपर्टी से क्योंकि ये डिफॉल्ट कर रहा है. अब यहाँ पर केस फाइल हो गया ऑन ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रेंट, सिविल केस है, इतना क्लियर है. अब हम आगे बात करेंगे कि क्योंकि अब यहाँ पर क्या कैरेक्टर रेलेवेंट होगा या नहीं. तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब टीनेंट आर्ग्यू करता है बिफोर द कोर्ट कि देखो मैं बहुत रिलीजियस इंसान हूँ, मैं बहुत मतलब मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, आई हैव नेवर डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब वो बोलता है, वो क्लेम करता है बिफोर द कोर्ट, ठीक है. अब यहाँ पर वो अपना कैरेक्टर प्रूव कर रहा है, वो अपना चरित्र बता रहा है कि मैं एकदम साफ स्वच्छ इंसान हूँ, ठीक है, ये कोर्ट के सामने प्रूव कर रहा है. तो कोर्ट बोलेगा ऑल दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज रेलेवेंट. रीजन बीइंग कि आपने सामने वाले के रेंट का डिफॉल्ट किया है, आप ये प्रूव कर दीजिए कि आपने डिफॉल्ट नहीं किया, हम आपको छोड़ देंगे, हम एविक्शन ऑर्डर पास नहीं करेंगे. बट क्योंकि वो रिलीजियस बातें कर रहा है, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर प्रूव कर रहा है, वो ये प्रूव नहीं कर रहा कि उसने डिफॉल्ट नहीं किया, वो अपना कैरेक्टर बता रहा है कि हम ऐसा नहीं करते, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस केस में कोर्ट विल बी जस्टिफाइड इन पासिंग द ऑर्डर ऑफ एविक्शन अगेंस्ट द टीनेंट. रीजन बीइंग इट्स अ सिविल केस एंड कैरेक्टर इज नॉट कंसीडर्ड एज रेलेवेंट. तो ये हो गया एग्जांपल जनरल रूल का. अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की. एक्सेप्शन के एग्जांपल में अपन लेते हैं कि सपोज एक केस फाइल हुआ बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड फाइल करता है, husband has filed a suit for divorce against the wife, and in such wife as she was having affair with any
any other person. तो यहाँ पर हस्बैंड जब वाइफ के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है फॉर डिवोर्स ऑन व्हाट ग्राउंड, फॉर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उस ग्राउंड पे जब ये हस्बैंड फाइल कर रहा है तो यहाँ पर क्योंकि वाइफ इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि वाइफ का किसी और पर्सन के साथ अफेयर चल रहा है, शोज द कैरेक्टर ऑफ वाइफ, तो यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ वाइफ इज अ फैक्ट इन इशू, कैरेक्टर ऑफ वाइफ इज इन इशू, तो क्योंकि कैरेक्टर इज इन इशू, सो इन दिस केस प्रूविंग अ कैरेक्टर, प्रूविंग द बैड कैरेक्टर ऑफ वाइफ इज रेलेवेंट। आप समझे, सिविल केस है, डिवोर्स फाइल किया है, डैमेजेस क्लेम करेगी पार्टी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू, और क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट फैक्ट, इन दैट केस दिस कैरेक्टर इज रेलेवेंट। तो यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ वाइफ इन सच सर्कमस्टेंसेस द एविडेंस रिलेटिंग टू गुड और बैड कैरेक्टर में बी गिवन, क्योंकि आपने किस चीज से रिलेट फाइल हुआ, क्योंकि वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी, तो क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वहां पर तो कैरेक्टर प्रूव होना जरूरी है, तो ऑल दोस एविडेंस विद रिगार्ड्स टू कैरेक्टर ऑफ वाइफ कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड विल बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट irrelevant of the fact that this is a civil case। आप समझे, जनरल रूल एक्सेप्शन विद एग्जांपल क्लियर। सेक्शन 52 यहां पर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 55 की। क्यों ये लिंक है इन दोनों की? इसलिए लिंक है क्योंकि सेक्शन 52 ने जनरल रूल बोल दिया कि इन सिविल केसेस ये क्या बोलते हैं इसको, these are all the evidence with regards to character are not relevant। तो ये कब तो बेसिकली सेक्शन 55 ये बोलता है any character affecting the damages, the amount of damages would be considered as relevant। तो जनरल रूल क्या था, सिविल केसेस में कोई भी कैरेक्टर का एविडेंस इज नॉट रेलेवेंट, बट एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 55 जो बोलता है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रेलेवेंट व्हेन इट इज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, व्हेन इट इज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस दैट कैरेक्टर इज रेलेवेंट। तो नाउ अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कैरेक्टर ऑफ द पार्टी टू अ सिविल सूट इज रेलेवेंट इफ द कैरेक्टर इज ऑफ सच नेचर so as to affect the amount of damages। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो इन केस ऑफ डिवोर्स, ठीक है, जैसे डिवोर्स का केस है, अब यहाँ पर हस्बैंड की क्रूअल्टी, हस्बैंड का क्रूअल कैरेक्टर इज रेलेवेंट एज दैट वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी गिवन टू प्लेंटिफ। ठीक है, अब केस क्या है कि वाइफ ने फाइल किया फॉर डिवोर्स अगेंस्ट हस्बैंड, किस ग्राउंड पे फाइल किया कि हस्बैंड का ऑन ग्राउंड ऑफ क्रूअल बिहेवियर, क्रूअल कैरेक्टर फ्रॉम हस्बैंड, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे वाइफ डिवोर्स फाइल कर रही है, सिविल केस है, क्रूअल्टी प्रूव हो रही है, तो क्रूअल बिहेवियर ऑफ हस्बैंड इज बेसिकली अ क्रूअल कैरेक्टर ऑफ हस्बैंड इज रेलेवेंट हियर। ऑलराइट, व्हाई इज इट रेलेवेंट? बिकॉज अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि हस्बैंड का क्रूअल बिहेवियर था जिस ग्राउंड पर वाइफ डिवोर्स के लिए फाइल कर रही है, तो उस केस में वाइफ को जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस मिलने हैं फ्रॉम हस्बैंड विल इंक्रीज, राइट? क्योंकि यहाँ पर वाइफ वॉलंटरली फाइल नहीं कर रही डिवोर्स के लिए, वाइफ ऐसे ही राह चलते नहीं फाइल कर रही है, वाइफ क्यों क्रूअल कैरेक्टर ऑफ हस्बैंड के ग्राउंड पे वो फाइल कर रही है डिवोर्स, तो इसीलिए हस्बैंड का जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो वाइफ को देना पड़ेगा, जो मेंटेनेंस होगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, दैट अमाउंट विल इंक्रीज एंड दैट अमाउंट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द क्रूअल कैरेक्टर ऑफ हस्बैंड। तो यहाँ पर इसीलिए क्रूअल कैरेक्टर ऑफ हस्बैंड इज रेलेवेंट बिकॉज दैट वुड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी पेड बाय हस्बैंड टू वाइफ। पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अगर जो मैरिज होती है दो पार्टीज के बीच में, तो उसमें अगर सपोज हस्बैंड एंड वाइफ ने एग्री कर लिया, मतलब एक मेल और फीमेल दोनों ने एग्री कर लिया, प्रॉमिस किया कि हम XYZ तारीख को मैरिज करेंगे। नाउ इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, द प्लेंटिफ्स कैरेक्टर ऑफ बीइंग इमोरल इज रेलेवेंट एज दैट वुड बी रेलेवेंट बिकॉज यहाँ पर अगर प्लेंटिफ इमोरल था तो उस केस में दैट वुड बी रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी पेड बाय डिफेंडेंट। अगर सपोज दो पार्टीज थी, दोनों ने प्रॉमिस किया फॉर मैरिज, और अगर ब्रीच हुआ है प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, तो उस केस में अगर प्लेंटिफ का कैरेक्टर एज अ इमोरल अगर आप प्रूव कर देते हो, तो उस केस में प्लेंटिफ भले ही ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए फाइल कर रहा है, बट प्लेंटिफ को जो डिफेंडेंट से अमाउंट मिलेगा, जो डैमेजेस मिलेंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी व्हेन द डिफेंडेंट प्रूव्स कि प्लेंटिफ का खुद का कैरेक्टर इमोरल था। आप समझे, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस तो हो गया किस चीज को लेके, मैरिज को लेके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लेंटिफ ने फाइल किया फॉर सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम डिफेंडेंट, तो अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि प्लेंटिफ खुद इमोरल है, प्लेंटिफ का कैरेक्टर भी इमोरल है, प्लेंटिफ की हरकतें ऐसी थी जिस कारण से ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ, तो वो सब अगर जब प्रूव कर देता है डिफेंडेंट, तो उस केस में प्लेंटिफ को जो डैमेजेस डिफेंडेंट से मिलना थे उनका अमाउंट रिड्यूस कर देगा कोर्ट, बिकॉज कोर्ट विल कंसिडर द कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ हु इज बीइंग इमोरल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो इसीलिए
सेक्शन 42 तो सॉरी 52 तो जनरल रूल दे देता है कि सिविल केस है, पैसे से रिलेटेड है, कैरेक्टर इररिलेवेंट है। बट 52 का एक एक्सेप्शन है जो बताता है कि कैरेक्टर इटसेल्फ इज एन इश्यू और कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इश्यू, देन इट इज रेलेवेंट। और 55 में 52 का एक और एक्सेप्शन है जो है कि व्हेन कैरेक्टर इज रेलेवेंट व्हेन इट इज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अगर वो अमाउंट ऑफ डैमेजेस अफेक्ट कर रहा है देन इन दैट केस आल्सो कैरेक्टर इज रेलेवेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। अब हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस in our next video, where we will talk about section 53, 53A and 55 of Indian Evidence Act. And that's how we will cover our Indian Evidence Act lecture series. Till the time, bye bye and take care. And friends, if you like the video, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates. Goodbye, thank you.